हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट एकेडमी। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर टॉपिक से 2011 से 2020 के बीच में कितने और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके सब टॉपिक क्या क्या हैं। उसी के रिगार्डिंग मैंने बताया था कि मैं 2011 से 2020 के बीच में एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूपीएससी ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चंस पे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। तो उन क्वेश्चंस को मैंने एक जगह बना लिया है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में दे दूंगा, जहाँ भी स्पेस होगा। तो उसको आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं उस वीडियो को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कौन कौन क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और उनको किस क्वेश्चन को बिना आप नॉलेज के भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी, एग्रीकल्चर का टॉपिक काफ़ी ईजी होता है और उसको सॉल्व किया जा सकता है विदाउट एनी एक्सपर्टीज नॉलेज, ठीक है ना। लेकिन बेसिक्स फंडामेंटल्स आपको एनसीईआरटी और आईसीएसई बोर्ड के 9th और 10th की बुक है उससे क्लियर कर सकते हैं। आईसीएसई से नहीं कर सकते हैं तो एनसीईआरटी की जो आपकी बेसिक्स फंडामेंटल्स है उसको, और ये जो बुक लिस्ट, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें जो टॉपिक और सब टॉपिक जो दिए हुए हैं गूगल से वहाँ पे आप मेंशन करके देख सकते हैं। इसको तैयार कैसे करना है, मेरे वीडियोस देखिए और उसके बाद से इसका वेबसाइट, मेरे वेबसाइट के लिंक पे जाकर वहाँ पे इसको डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट कर लीजिए। और प्रिंट करने के बाद से इसको आप लोग जहाँ हर हर क्वेश्चन के साइड में स्पेस दिया हुआ है, उस स्पेस पे जहाँ गूगल से लगे वहाँ गूगल से, और कुछ नोट्स भी मैंने वहाँ पे दे रखे हैं, उस नोट्स को अंडरलाइन करके आप तैयार कर लीजिए। बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस क्वेश्चन 2011 से 20 के बीच की, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और ये ऑप्शंस बहुत सारे आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आएंगे 2021 में उसको एलिमिनेट करने में, उसको सॉल्व करने में। आज पूरा दिन मैंने वेबसाइट मेरा क्रैश कर गया था, दो वेबसाइट हैं वो दोनों को दोनों क्रैश किए हुए थे, और 2 दिन से पहले से एक दूसरा वेबसाइट क्रैश किया था, तो उसमें पूरा टाइम मेरा लग गया और अभी 10-11 बजे के करीब में जाके ये सॉल्व हुआ है। तो फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाऊंगा, और मैं आज और कल, इवन आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी 1-2 घंटा है तो 2-3 वीडियो अभी बना दूँ, ठीक है ना। तो मैं वीडियोस बना के जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कंप्लीट कर दूँ, ताकि जो लोग पेपर दे रहे हैं उसको तैयार कर सकते हैं। आप मेरा वीडियोस देख लें और इस क्वेश्चन पेपर को देख लें तो 50 to 60% क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे ऑन बेसिस ऑफ दिस वीडियोस एंड दैट पेपर जो मैंने यहाँ पे वेबसाइट में दिया हुआ है। थोड़ा सा इंटरनली आई एम सैड, बट आई वुड ट्राई नॉट टू टू शो ऑन माय फेस, बट मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अब लैपटॉप के अपने स्क्रीन पे ले चल रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो मुझे मेरे ख्याल से आप लोगों को अब मैं आप लोगों को दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है 2011 में आया हुआ है, इसको हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, इसमें केवल क्वेश्चन आंसर नहीं देखेंगे, आप समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व भी करने हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका कोई सोर्सेज रिसोर्सेज हमको पता नहीं कि किधर से पूछा गया है, बट ऑन द बेसिस ऑफ आवर आईक्यू और द फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर ऑन ज्योग्राफी आप एबल होंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन को आपको नॉलेज भी होना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस को आप अपने आईक्यू बेसिस पे, फंडामेंटल क्लियरेंस के बेसिस पे आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। इसका मतलब है कि इसमें से कौन सा ऐसा बैंक है जो एग्रीकल्चर को फाइनेंस करने में सबसे ज्यादा हाईएस्ट शेयर होता है, ठीक है ना। या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एलाइड एक्टिविटीज, मतलब इससे एसोसिएटेड कोई एक्टिविटीज, ठीक है ना। इसमें देखिए कमर्शियल बैंक दिया, कोऑपरेटिव बैंक दिया है, रीजनल रूरल बैंक दिया और माइक्रो फाइनेंस दिया है। आप इसमें देखेंगे कि अगर आप जो लोग तुक्का मारेंगे वो मारेंगे रीजनल रूरल बैंक, लेकिन ये नहीं है, कमर्शियल बैंक है। क्या है इसका आंसर, है कमर्शियल बैंक, ठीक है ना। इसका आंसर होगा ए, कमर्शियल बैंक। अब जब बैंकिंग सिस्टम आप पढ़ेंगे, जैसे मैंने इकोनॉमी में बताया था, तो वहाँ पे एक ऐसा लाइन जरूर आएगा जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में वहाँ पे दिखाया गया है कि
जो है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर, श्री राम सर के नोट्स में मिल जाएगा, मैंने वहाँ पढ़ा था। तो मेरे को ये पता था कि कमर्शियल जो बैंक्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर में शेयर इनका होता है, उनको डिस्बर्समेंट में, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा इसका ये। अब ये कहीं किसी बुक में नहीं पढ़ेंगे, या तो न्यूज़ में कहीं आया होगा आर्टिकल तो पढ़ लेंगे, या तो इसको आप श्री राम सर के नोट्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के किसी बुक में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2011 में आया हुआ है। अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स which one has the highest most suitable climatic condition for the cultivation of large variety of orchid with a minimum cost of production and can develop an export oriented industry in this field। कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा आपको सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करता है ऑर्चिड के लिए, मतलब फल एंड फ्रूट्स के लिए, और मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनको लगा, और वहां से एक्सपोर्ट होने के भी चांसेस हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आंसर आप या तो न्यूज में आया होगा कोई आर्टिकल, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि यूपीएससी रैंडमली कुछ भी नहीं पूछता है, या तो एनसीईआरटी से पूछता है, या तो करंट अफेयर्स में किसी तरह से कोई पॉइंट रहा होता है न्यूज में तो पूछता है। तो इसमें अगर देखिए, अगर सारे स्टेट देखें तो इस क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करेगा, ऑर्चिड की बात कर रहा है, इसका मतलब फल एंड फ्रूट्स की बात कर रहा है। तो इसमें अब कैसे लॉजिक से सॉल्व करेंगे। आंध्र प्रदेश साउथ इंडिया का है, मध्य प्रदेश मिडिल ईस्ट है, मिडिल ऑफ इंडिया है, एंड उत्तर प्रदेश इज नॉर्दर्न ईस्ट, ये भी करीब करीब नॉर्थ स्टेट और मिडिल में आता है। इसमें एक चीज देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो आपको लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में है और यहाँ पे काफी हरियाली होती है। यहाँ से लॉजिक लगा के मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो जहाँ पे हरियाली, नेचुरलिटी और फॉरेस्ट कवर ज्यादा है वही स्टेट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम लॉजिक से सॉल्व करेंगे। तो मैंने इसको लॉजिक से सॉल्व किया था कि ऑर्चिड जो फल फ्रूट्स वगैरह हैं और फ्लावर्स वगैरह हैं उनको हम यहाँ पे उगाए जा सकते हैं, और यही आंसर है। ठीक है ना, मतलब विदाउट नोइंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी आर एबल टू सॉल्व दिस। ठीक है ना, इस तरह से भी आपको एग्जाम में अपने आईक्यू को लगाना है। ऐसा नहीं कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देना है। यूपीएससी इतना एक्सप्लेन इसीलिए किया है क्योंकि आप समझ सकें, और ऑप्शन इसीलिए ऐसा दिया है कि आप इसमें एलिमिनेट कर सकें। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये 2012 का है शायद, या 2011 का ही है, मैं इसमें ईयर डालना शायद भूल गया हूँ, आई थिंक, हाँ भूल गया हूँ, सॉरी। तो अभी हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। विथ रेफरेंस टू द माइक्रो इरिगेशन, अब मैंने टॉपिक में बताया था टॉप 20 टॉपिक्स में कि इरिगेशन से आपको क्वेश्चन करना है, और ये माइक्रो इरिगेशन से क्वेश्चन रिलेटेड। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन सा फैक्ट है सही। ठीक है ना। तो इसमें हम पढ़ते हैं, फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, अगर हम देखें माइक्रो इरिगेशन का बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो अगर अपने पास, तो हम जानते हैं कि माइक्रो इरिगेशन क्या होता है कि टू द पॉइंट और टू द जो पेड़ होते हैं उनके जड़ों के पास ही वो डायरेक्ट आपको इरिगेशन प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा पानी का वेस्ट नहीं होता है, और उससे जो हम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, वो बह के कहीं और नहीं चले जाते हैं। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन क्या लग रहा है, सही लग रहा है, कैन बी रिड्यूस्ड। यस, इट कैन बी। तो ये कैन बी एक वर्ड जो है यूपीएससी का, एक वर्ड ऐसा वर्ड है जहाँ की आप अनुमान, कंसेप्ट की क्लैरिटी है, और वहां पे कैन बी अगर लगा के देखते हैं तो लगेगा कि हाँ ऐसा पॉसिबल है और ऐसा हो सकता है, तो आप उस ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। कहीं इसका एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपका कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी कि माइक्रो इरिगेशन क्या है। जैसे मैंने टॉप 20 टॉपिक दिए हैं आपको, वहां से आपने उसको क्लियर तैयार कर लिया है, और यहाँ पे आप उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज द ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन इन ड्राई फार्मिंग। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ओनली मीन्स, केवल एकमात्र ऐसा साधन है इरिगेशन का जहाँ पे ड्राई और इन अ ड्राई लैंड फार्मिंग, जहाँ पे सूखे पौधे होते हैं या ड्राई लैंड होता है, जहाँ पे ऐसा नहीं है। देयर कैन बी लॉट्स ऑफ means to provide irrigation in dry land farming। तो ये ओनली वर्ड यूज करा था, इसमें हमें लग रहा है कि नहीं, कोई एकमात्र साधन थोड़ी हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं तो इरिगेशन के आज की डेट में।
तो ये ऑप्शन अपने आप में कट हो जा रहा है। तो अगर दो दूसरे वाले ऑप्शन को काटेंगे तो ये ऑप्शन कट जाएगा और ये ऑप्शन कट जाएगा, 1 और 3। अब हम थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं क्या कहता है। इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग रिसीडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी चेक्ड। देखिए कितना अच्छा बात कह रहा है। ये स्टेटमेंट अगर मेरी माइक्रो इरिगेशन का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको उसी में पता चलेगा कि हाँ क्या है कि ग्राउंड वाटर की रिसीडिंग है उसको हम जो उसका वाटर टेबल है उसको कम कर सकते हैं। और वाटर टेबल क्या होता है कि जैसे ये जमीन का लेयर है, जमीन के लेयर में जैसे आप पहले देखते थे कि हैंडपंप लगाया जाता था गाँव में, तो 20 फीट लगाया जाता तो पानी आने लगता था। अब 40 फीट लगाया जाए तो पानी है। इसका मतलब ये जमीन का लेयर है और पानी जो है इतने लेयर पे है, मतलब इतने लेयर पे है, ठीक है। लेकिन जब वाटर टेबल पानी का ज़्यादा एग्जॉस्ट निकाला जाता है जमीन से तो धीरे धीरे पानी का लेयर नीचे चला जाता है, ठीक है ना। पानी का लेयर अगर मान लो यहाँ पे लैंड है तो यहाँ से नीचे चला जाता है, तो लंबी पाइप लगानी पड़ती है, हैंड पाइप, जिससे इसको सक किया जा सके। लेकिन अगर वाटर की लॉस कम होगा, अगर वाटर का लॉस कम होगा इरिगेशन में, कम पानी में इरिगेशन की पॉसिबिलिटी है, तो इसका जो आपका वाटर टेबल है वो जो रिसीडिंग है वो चेक किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। वही ये बात कह रहा है। ये सपोर्टिव स्टेटमेंट लग रहा है और कंसेप्ट की क्लैरिटी में है इसमें, तो ये ऑप्शन भी सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। अब देखिए इसमें आप ऑप्शंस के बिल्कुल नहीं जानते थे क्या है क्या नहीं, लेकिन माइक्रो इरिगेशन का कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, समझ लिया, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको माइक्रो इरिगेशन एक टॉपिक तैयार करना है। दूसरा, पहला मैंने फाइनेंसिंग बोला था कि फाइनेंसिंग भी तैयार कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हेन द बार्क ऑफ अ ट्री इज रिमूव्ड इन अ पर्टिकुलर फैशन all around near its base, it is gradually dries up and dies because। कहा जाता है कि अगर किसी पेड़ के छल्ले को, मतलब उसका जो पेड़ का जो छल्ला होता है उसको अगर हटा दिया जाए इन अ पर्टिकुलर फैशन ऑल अराउंड नियर द बेस, अगर उसके पेड़ उसके जड़ के पास, इट ग्रेजुअली डाइज अप एंड डाइज, तो ये धीरे धीरे वो पेड़ सूख जाता है और मर जाता है। इसका मेन कारण क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाए क्या, रूट्स आर स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। जो एनर्जी की कमी हो जाती है रूट्स में, इस वजह से, ये इसका आंसर है। और सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए। वाटर फॉर्म सोयल कैन नॉट राइज टू एरियल पार्ट्स, ये तो स्टेटमेंट ऐसे लग रहा है। ट्री इज इन्फेक्टेड बाय सॉइल माइक्रोब्स, नहीं ऐसा नहीं है। रूट्स डू नॉट रिसीव ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन, ये भी ऑप्शन गलत लग रहा है। रूट्स आर स्टार्व्ड, स्टार्व का मतलब वंचित हो जाते हैं ऑफ एनर्जी से, एनर्जी की कमियां हो जाती हैं वहाँ पे रूट्स में, ये इसका आंसर होगा। अभी फंडामेंटल क्वेश्चन है आपका एग्रीकल्चर का, ठीक है ना। तो ये आप लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं या एनसीईआरटी आप पढ़े रहेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट रहेगा, या कहीं ना कहीं इस तरह के कंसेप्ट होंगे जिसको बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आई थिंक कैमरा थोड़ा सा रोटेट कर दो, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ों को आप लोग इग्नोर कीजिए क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी की कमी आ रही है और बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लैक ऑफ फाइनेंशियल और लैक ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा और उसको हेल्प में लेके अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ आपको 2012 में। अच्छा 2011 में ही 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, देख सकते हैं आप, 3 क्वेश्चन 2011 में आए हैं। तो वेटेज इसका हमेशा बढ़ते गया है, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं 3 क्वेश्चन का मतलब 100 में 3 का मतलब 3%। 3 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, एक क्वेश्चन से लोग प्रीलिम्स फेल हो जाते हैं, तो आप इस चीज को भी रखेंगे ध्यान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं 2012 का, ये क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कृषि से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे पूछ रहा है। अब इसमें क्या पूछा है, काउंटर बंडिंग, रिले क्रॉपिंग, जीरो टीलेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन स्टोरेज इन द सॉइल। इनमें से ऐसा कौन है जो आपको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कार्बन को सिंक करना, कार्बन को एब्जॉर्ब करना इज कॉल्ड एज ए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन।
सिक्वेस्ट्रेशन, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले कर लेता था, अभी भूल गया हूँ क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब ये होता है, इन लेमैन लैंग्वेज बता रहा हूँ, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उनको सक करने का, उनको एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी होता है उसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, या कार्बन को सॉइल में किस तरह से स्टोरेज कर दिया जाए, यही होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो कह रहा है इनमें से 3 जो ये प्रैक्टिस दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि आपको हेल्प करता है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में। अब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्या होगा? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का मतलब ये हुआ कि क्लाइमेट की जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो, उसको कम किया जा सके। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। इसमें कौन सा ऐसा प्रैक्टिस है? तो आप अगर पढ़ेंगे इन तीनों कंसेप्ट के बारे में तो जीरो टीलेज ऐसा है, जीरो टीलेज ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कि बिना खेत की, अगर खेत को जुताई करते हैं, कोड़ते हैं, खुदाई करते हैं, तो उससे जो है जड़ों में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी पेड़ पौधे होते हैं जिनकी खुदाई होती है, तो उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है सॉइल। लेकिन जीरो टीलेज का मतलब होता है, जीरो मतलब टीलेज का मतलब खेत की खुदाई, खुदाई वो नहीं हो रही है। जीरो टीलेज मतलब खेत की खुदाई नहीं हो रही है, फिर डायरेक्टली उसी में बिना खुदाई के ही हम फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये एकमात्र ऐसा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें कि खेत की खुदाई नहीं होती है, बिना खुदाई के ही उसमें आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, क्योंकि जब खुदाई होगी नहीं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होंगे, और वहां पे उसके सोयल में रीस्टोरेशन हो गया है, आपका स्टोरेज हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि जो जमीन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चला गया वो अंदर दबा हुआ है, वो हमारे इन्वायरमेंट में नहीं आ रहा है। इन्वायरमेंट में नहीं आ रहा तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में क्या करेगा, वो एक इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। ठीक है ना? तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये तीनों कंसेप्ट को आपको पढ़ना है, और जब पढ़ेंगे इनकी कंसेप्ट की क्लैरिटी रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इसको, ये प्रैक्टिस क्या, एप्लीकेशन क्या है। ठीक है ना? ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इट इज अ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है ना? मेरे पास इन पूरे क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन भी है लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उसका मैंने अभी डाटाबेस तैयार नहीं किया, वो बना के रखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे वेबसाइट पे कैसे डालूं, ये थोड़ा सा मेरे को समझने की, तो मैं एक क्वेश्चन क्वेश्चन के लिए डाला हूँ, एक क्वेश्चन आंसर वाला दोनों भी डालूंगा। ठीक है ना? लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, बट वो काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, एक जगह ही आपको सारा सॉल्यूशन प्रीलिम्स का मिल जाएगा। ठीक है? 2012 के अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसमें दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। अच्छा, 3 स्टेटमेंट दिया है, इसमें कह रहा है कि कौन सा है इंट्रोड्यूस इनटू द इंडिया बाय इंग्लिश, अंग्रेजों ने कौन सा इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है ना? ये स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें कि इन प्रैक्टिसेस में किस प्रैक्टिसेस को अंग्रेजों ने, जब हमारे देश में आए हुए थे तो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें जितने भी दिया है, जैसे कि लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, ये तो एंशिएंट टाइम में भी था, हर्षवर्धन के भी टाइम में था, और आई थिंक अशोका के टाइम में भी था। तो ये इन्होंने, अंग्रेजों ने तो नहीं किया। यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वारफेयर, नहीं, अंग्रेजों ने नहीं किया था, ये शायद मुगलों ने किया था स्टार्ट। ठीक है ना? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिल्ली, टोबैको और चिल्ली का प्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन किया था अंग्रेजों ने, नहीं, ये इन्होंने नहीं किया था, ये आई थिंक मुगल के टाइम में ही हुआ था। तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट गलत है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन मैंने एग्रीकल्चर वाले में डाल दिया है। ठीक है? ये स्टेटमेंट तीनों गलत है, इसमें से किसी ने भी, अंग्रेजों ने नहीं किया था इसको। ये लॉजिक का क्वेश्चन है, आप पूरा ही आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यही मैं कहता हूँ जिनका स्टैटिक्स मैं बता रहा हूँ, जिनका स्टैटिक्स स्ट्रॉन्ग है वो उस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वही लोग कर पाएंगे जिनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का फंडामेंटल्स क्लियर है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया। अब देखिए इसमें कुछ क्रॉप्स दिए गए हैं, इनमें पूछ रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रीडोमिनेंटली रेन फेड क्रॉप्स, मतलब जिसमें रेन फेड से मतलब जो बारिश पे डिपेंडेंट है और बारिश से ही होते हैं, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से आपके क्रॉप्स हैं, ठीक है ना। इसमें पहला दिया ग्राउंड नट्स, मूंगफली, सेसमम, पर्ल मिलेट। ये तीनों के तीनों जो हैं ये खरीफ खरीफ फसल है। खरीफ मतलब बारिश में होता है, ठीक है ना। रेन फेड का मतलब रेन पे डिपेंडेंट है। ये तीनों के तीनों होते हैं। तो मैंने बोला था कि जो भी जो क्रॉप्स ऑफ इंडिया है, टाइप्स ऑफ जो खरीफ और रबी फसल हैं, उनके बारे में पढ़ लेंगे। उनके ऑप्शंस आपको एनसीईआरटी में क्लियर हो रहे हैं, ये कंसेप्ट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको तैयार रखें। नेक्स्ट आ रहे हैं, देख लीजिए 2012 में भी 2 या 3 क्वेश्चन थे। अब 2013 का क्वेश्चन देख रहे हैं हम। 2013 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ लेंगे तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है उसके बारे में कह रहे हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। और मिक्स्ड फार्मिंग होता है जिसमें आप फसल भी उगाते हैं और साथ के साथ एनिमल रेयरिंग भी करते हैं, मतलब जानवरों को पालन पोषण भी करते हैं और साथ के साथ आप क्रॉप्स भी उगाते हैं, उसको कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा है, रेयरिंग ऑफ एनिमल एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर, ये आंसर होगा। अब इसमें ऑप्शन खूब बना के बनाया हुआ है, तो ये फंडामेंटल का क्वेश्चन है। 2013 में ही एक और क्वेश्चन है, मेनी ट्रांसप्लांटेड सीडिंग डू नॉट ग्रो बिकॉज। इसका मतलब कह रहा है कि बहुत सारे हम ट्रांसप्लांटेड सीडिंग होता है, मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसको ट्रांसप्लांट किया है, जैसे धान की खेती होती है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है, व्हाट इज कॉल्ड एज ए ट्रांसप्लांट। मतलब एक बार पहले प्लांटिंग किया गया था, फिर उखाड़ के दोबारा उसको प्लांटिंग किया जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटिंग सीडिंग। तो मतलब दोबारा ट्रांसप्लांट किया गया है, इसलिए इसको ट्रांसप्लांट सीडिंग कहा जा रहा है। तो इसको अगर ये कहा जाए कि कौन सा है, तो कह रहा है कि बहुत सारे नहीं ग्रो करते हैं, मतलब अगर 50 डालें तो उसमें 10, 20 या 5 नहीं ग्रो करते हैं, तो उसका कारण क्या है। उसका कारण इसमें आंसर में क्या है, अगर बाकी ऑप्शंस पढ़ेंगे आप, द न्यू सॉइल डज नॉट कंटेन फेवरेबल मिनरल्स, ऐसा नहीं है, ये तो ऐसे ऑप्शन बनाया गया है। आप उस फीड के बारे में देखिए, क्या सीड्स के बारे में देखिए क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द रूट्स हेयर ग्रीप द न्यू सॉइल टू हार्ड। मतलब ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द रूट्स हेयर्स ग्रिप द न्यू सॉइल टू हार्ड, मतलब नए नए सॉइल को जो है वो बहुत अच्छे हार्डली पकड़ लेते हैं, इस वजह से नहीं ग्रो करते। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट लग रहा है। द मोस्ट ऑफ द रूट्स हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन, यस, क्योंकि हम उठा के एक जगह से दूसरे जगह लगाते हैं तो बहुत सारे रूट्स होते हैं जो कि डाई हो जाते हैं या मर जाते हैं, या वो उनकी जो नेचुरलिटी ऑफ प्लांटिंग होता है, ग्रो होता है, वो मर जाता है क्योंकि एक जगह से उठा के दूसरी जगह से लगाए गए, ठीक है ना। तो ये आंसर इसका सही होगा। लिप्स गेट डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन, लिप्स से तो कोई रूट से मतलब नहीं है, तो ये आंसर इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2014 में। आप देख रहे हैं क्वेश्चन रेगुलर, मतलब 11, 12, 13, 14 रेगुलर ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम कैसे एग्रीकल्चर वाले टॉपिक को छोड़ सकते हैं, इसीलिए आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट 2014 का जो क्वेश्चन है इसको देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सोसाइटी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, enhancing the seed replacement rates of various crops help in achieving the food production targets of the future. But what are the constraints in its wider greater implementation? तो ये जो सीड रिप्लेसमेंट रेट्स हैं, इनके ये हेल्प करता है आपको क्या, कि फूड सिक्योरिटी को अचीव करने में, लेकिन मेन प्रॉब्लम्स क्या है इसमें, ये पूछा जा रहा है। इसको आपको ये बी सी 1, 2, 3 करके ऑप्शन दिया है, इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है ये देखिए आप। तो देयर इज नो नेशनल सीड पॉलिसी, कह रहा है कि इंडिया में कोई सीड पॉलिसी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। अभी मैंने बताया ना कि नेशनल सीड पॉलिसी है, मतलब आप नेशनल सीड, ऐसा कैसे सकते कि इंडिया में कोई नेशनल सीड पॉलिसी नहीं है, होगा जरूर, ऐसे भी लॉजिक लगाया जाता है। अगर नहीं भी कुछ पढ़े होंगे तो, या न्यूज व्यूज में रहेंगे तो जरूर देखे होंगे। तो पहला ऑप्शन तो गलत, तो पहला ऑप्शन गलत होगा, तो 1 ये खत्म। और अब देखते हैं आगे 2 और 3 में, देखिए 2 देखिए, देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर seed companies in the supply of quality seed of vegetables and planting materials of the horticulture crops.
कह रहा है कोई प्राइवेट कंपनी सीड सीड सप्लाई में भाग ही नहीं लेता। भाई मैक्सिमम तो प्राइवेट ही कंपनी करती है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो ऐसे ही वेग लग रहा है, गलत लग रहा है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, इसका मतलब या तो 3 वाला सही है। There is a demand supply gap regarding the quality seed in the case of low value and high value crops. हाँ, हम जानते हैं कि हमारे देश में बीजों की कमी है, बीजों की जो लोगों की जरूरत है और लोगों की सप्लाई, उसमें कहीं ना कहीं गैप है। ये लॉजिकली दिख रहा है। आप बेसिक्स फंडामेंटल्स और करंट अफेयर्स अपडेटेड हैं तो आप वही कह रहा हूँ कि इसको आप बिना किसी नॉलेज के भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है ना। आई थिंक मेरे आवाज़ शायद ठीक से नहीं आ रही है। मैं माइक को ऐसे लेके बोलूँ क्या? चलो ऐसे एक बार लेके अभी बनाता हूँ वीडियो, आप लोग बताइएगा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। और अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा तो मैं ऐसे ही रख के लेके ही बोल के आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2014 में ही है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। वाटर सेट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या फायदे हैं, ये देखिए। क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन पे अपन चल रहे हैं। 2019-20 में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, आप लोग देखिएगा अभी जब जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि मैंने 11 से 20 तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए हैं और देख रहे हैं कि एक साल में 2 से 3-4 क्वेश्चन, 10 साल में 30 से 40 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C134। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब क्या है दूसरा स्टेटमेंट? लिंकिंग द कंट्रीज पेरेनियल रिवर विथ सीजनल रिवर्स। मतलब कह रहा है कि जो जो नदियां सालों भर बहती हैं उनको सीजनल रिवर के साथ कनेक्ट करना। तो ये अभी स्टेटमेंट से लग रहा है इंटीग्रेटेड वाटर से डेवलपमेंट बना, तो ऐसा लग रहा है इंटीग्रेट कर रहा है। नहीं, वो एक अलग स्कीम चला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जिसमें इंटरलिंकिंग रिवर प्रोग्राम चलाया गया है। तो ये इसका प्रोग्राम नहीं है, वो अलग है। तो लेकिन इस प्रोग्राम के कौन कौन से फायदे हैं? प्रिवेंशन ऑफ सोयल रन ऑफ। मतलब जो सोयल रन ऑफ का मतलब होता है कि पानी के साथ, बहाव के साथ जो मिट्टी कट जाती है उसको प्रिवेंट करता है इंटीग्रेटेड वाटर से डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल को ही प्रमोट करता है। रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन को रीजनरेशन करने के लिए प्रमोट करता है ताकि सॉइल को कंजर्व किया जा सके। इसमें देखिए सॉइल, वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन तीनों चीजें आ रही हैं, लेकिन इसमें रिवर्स नहीं है। ठीक है ना, रिवर्स का इंटरलिंकिंग नहीं है इस प्रोग्राम में। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जितने ऑप्शन, इन ऑप्शंस को तैयार कर लिए क्योंकि ऑप्शन आपको एग्जाम में 2022 के 21 के क्वेश्चन प्रीलिम्स में सॉल्व करने में हेल्प करेगा। खाली इस क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत सारा कंसेप्ट बेस बन जाएगा आपके एग्रीकल्चर का जो टॉपिक क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है व्हाट आर द significance of a practical approach to the sugarcane production known as a sustainable sugarcane initiative। अब कह रहा है कि ये एक प्रोग्राम है, इसका क्या है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस क्या है सस्टेनेबल सुगरकेन इनिशिएटिव्स का। ठीक है ना। तो इसमें अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने चाहें हम लोग, ठीक है, तो ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। और ऑप्शन से सॉल्व करके देखिए। अब ऐसे एक हाथ से लैपटॉप चल नहीं रहा है ठीक से, मैं क्या करूँ इसमें, इधर ही फंसा हूँ, किधर फंसा हूँ बताइएगा। अगर साउंड की प्रॉब्लम्स आ रही होगी, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग बताइएगा, फिर मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। एक लकड़ी उकड़ी का ऐसा कुछ लगा के मैं बनाता हूँ ताकि प्रॉपर साउंडिंग दे सकूँ। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है बी दिया हुआ है। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं बी क्यों है, 1 2 4 3 नहीं। तो जो नहीं है उसी को पहले पढ़ते हैं कि कैसे। देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल इन दिस। अब देखिए ये बात जो है अपने आप में हिंट कर रहा है, ठीक है ना, कि ऐसा हो सकता है कि कोई शुगर केन की, आप इन शुगर केन उगा रहे हो बिना खाद फर्टिलाइजर का हो। हम देखते हैं कि गन्ने की खेती में खाद लोग छिड़कते हैं, अगर
एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का हमको थोड़ा बहुत भी पता होगा। तो मैं तो किसान नहीं हूँ, लेकिन मेरा घर आसपास सारे किसानों, मेरा घर गांव पूरा किसानों से भरा हुआ है। तो मैं देखता रहता था, इवन मेरे घर के ठीक सामने ही गन्ने की खेती होती थी, तो मैं देखता था कि खुदाई होती थी, उसमें ऐसे ऐसे छिड़कते थे वो लोग, फर्टिलाइजर वगैरह डालते थे। तो मैंने उसी स्टेटमेंट को बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, विदाउट नोइंग एनीथिंग। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि बिना इनऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइजर कोई डालते नहीं होंगे, डालते थे, फर्टिलाइजर तो डालते थे। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब जो गोबर खाद वगैरह से जो मिल के बनते हैं, तो मैं वही देखता था कि मेरे गांव के बगल में एक खाद गोबर थे, उनसे उसी को ले आकर छिड़काव कर देते थे। तो मैंने कहा नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो ये स्टेटमेंट केवल गलत है, तो फिर ये गया, ये गया, ये गया, ACD ऑप्शन अपने आप कट गया। और मैंने इसी तरह से सॉल्व किया था। और आप कोशिश करेंगे कि उन ऑप्शंस में जो टफ क्वेश्चन होंगे, जो नया और टफ क्वेश्चन होंगे, उसमें ऑप्शन एलिमिनेट जरूर होता है। यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि इस इनिशिएटिव्स के बारे में नहीं भी पढ़े हैं तब पर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सीड, अब इसका पहला स्टेटमेंट, अब बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन केवल इनमें पढ़िए सारा स्टेटमेंट और देखिए ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं लग रहा है और गलत हो सकता है, और वो सही नहीं हो सकता है। अब पहला स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो सीड कॉस्ट इज वेरी लो इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड। तो लग रहा है कि हाँ, मतलब एक कोई ऐसा सस्टेनेबल बात वर्ड यूज किया गया था, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें सीड की जो कॉस्ट है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया गया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस वेरी इफेक्टिवली इन दिस। कैन बी, इसमें देख रहे हैं कैन बी का, तो कैन बी करे तो कर सकते हैं भाई। और हम तो ड्रिप इरिगेशन के बारे में पढ़े हैं, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, इन दो इरिगेशन प्रैक्टिस के बारे में आपको पढ़ना है। तो आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो आपका वहाँ का कंसेप्ट यहाँ पे भी हेल्प करेगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस ड्रिप इरिगेशन का क्या फायदे होते हैं, और किसी भी सस्टेनेबल प्रोग्राम में उसको यूज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इस तरह से एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो पूरा का पूरा पढ़ के और नॉलेज बेसिस पे तो नहीं पाएंगे, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड एवरीथिंग। तो अगर आप पूरा अगर कंसेप्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, गूगल नहीं कर पा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को ही केवल पढ़ लें, एक एक ऑप्शन को पढ़ लें और समझ लें आप लोग, तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। मैं बता रहा हूँ, 2021-22 का जो क्वेश्चन पेपर आएगा। अब बाकी ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं उस एलिमिनेटेड ऑप्शंस को मैंने पढ़ के बताया। देखिए 2015 में, मतलब कोई ऐसा ईयर नहीं है जहां ईयर गैप हो रहा हो कि नहीं क्वेश्चन पूछा। 2015 में भी क्वेश्चन आएगा। देखिए 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा है, इन इंडिया मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड अंडर, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो किस किस एक्ट के तहत जो है रेगुलेट किए जाते हैं। सब कोई जानता है इस, APMC बच्चा बच्चा जानता है। या बेसिक्स इकोनॉमिक्स, आप इकोनॉमिक्स वाला भी, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें ये कहीं ना कहीं दिया है कि APMC एक्ट, जो कि काफ़ी फेमस एक्ट है, APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट्स। ठीक है ना, ये एक्ट जो है। अब इसमें बाकी जो दिए हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट, फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर, ये जितने भी 4 एक्ट दिए गए हैं, यूपीएससी ऑप्शन से क्वेश्चन बनाता है। अब मैं यहाँ पे भी आपको बता दे रहा हूँ डिकोडेशन मेथड में कि अब क्या करेंगे, इन सारे एक्ट्स के बारे में जरूर थोड़ा बहुत 2-4 लाइन, 2-4 फैक्ट्स या बेसिक्स फंडामेंटल्स इन एक्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे, उसको तैयार कर लेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे लिंक्स भी दिए हैं, इन लिंक्स के थ्रू आप जाके बाकी वेबसाइट पे विजिट करके इन एक्ट्स के बारे में 2-2, 3-3 लाइन बस तैयार कर लीजिएगा, आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। और क्वेश्चन पूरा नहीं अगर तैयार कर पाए तो एटलीस्ट ये आपको हेल्प करेगा कि आप एलिमिनेट कर पाएंगे एग्जाम में क्वेश्चंस, ऑप्शंस को। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन 2015 में, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। मतलब कह रहा है कि नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर का एक्सेस यूज किया जाए तो क्या मतलब इम्पैक्ट होगा, ये पूछा। तो इसमें हम लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कि किसी भी चीज का एक्सेस ऑफ एनीथिंग इन लाइफ और इन नेचर इज ए डेंजर। तो किसी भी चीज का एक्सेस होगा तो डेंजर करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए क्या है, ऑप्शन पढ़िए, प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग
माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल कैन अकर, कैन अकर मतलब हो सकता है कि अकर मतलब वो जो प्रसरण, प्रोफिलेशन का मतलब प्रसरण मतलब फैलाव, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं सोयल में, उनके अंदर प्रसरण हो जाए, फैलाव हो जाए, वो डिस्टर्ब हो जाए। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस कर दिया जाए तो इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आंसर सी दिया है। अच्छा, अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उन पे प्रसरण कैसे हो सकता है? मतलब नाइट्रोजन एक्सेस मात्रा में आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सोयल में फिक्स करते हैं, तो वो प्रोफिलेशन, वो प्रसरण कैसे हो जाएगा? वो तो कलेक्टिव हो जाएगा, मतलब वो जितने लेंगे और ज़्यादा ले लेके अपने ज़मीन में डालेंगे क्योंकि उनको नाइट्रोजन मिल रहा है और लेके फिक्स कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट तो अपने क्वेश्चन से ही कंट्रोडिक्ट कर रहा है, इसलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ए और डी कट जाएंगे, इसका मतलब बी और सी में आंसर है। इसका मतलब दो तो करेक्ट है, तो जो दो करेक्ट है उसको पहले पढ़ लीजिए, उससे आपको कंसेप्ट का हेल्प मिल जाएगा। क्योंकि इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सोयल कैन टेक प्लेस, एसिडिटी इंक्रीज क्योंकि नाइट्रोजन मिलेगा सोयल से, वाटर से, तो एक एसिड बनाएगा और एसिडिटी बढ़ेगा। यस, जमीन की जो है, जो एसिडिक कैरेक्टर्स हैं वो इंक्रीज हो जाए, ये हो सकता है। कैन टेक प्लेस, लीचिंग ऑफ नाइट्रोजन टू द ग्राउंड वाटर कैन, यस, लीचिंग का मतलब होता है कि आपने जमीन में नाइट्रोजन एक्सेस डाला और जमीन में अंदर घुसते घुसते वो नीचे के पानी में मिल जाए। प्रोफिलेशन का मतलब, लीचिंग का मतलब होता है अंदर तक पेनिट्रेट करना, ठीक है ना? तो वो पेनिट्रेट करके ग्राउंड वाटर में जाके मिक्सर हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी आंसर होगा इसका 2 और 3। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सॉल्यूशंस दिए हैं, आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में ही, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड विलेज कंसेप्ट। अब सीड विलेज कंसेप्ट को आप तैयार कर लीजिएगा, नहीं भी तैयार होता तो कम से कम ये बी ऑप्शन को याद कर लीजिएगा। इसमें क्या दिया है? इन्वॉल्विंग द farmers for training in quality seed production and thereby to make available quality seed to others at appropriate time and affordable cost। मतलब गांव के लोगों को ट्रेनिंग किया जा रहा है और उनसे एक अच्छी क्वालिटी का सीड्स तैयार कराया जा रहा है और वहाँ के आसपास के लोगों में ऑन टाइम, अप्रोप्रिएट कॉस्ट में और अफोर्डेबल कॉस्ट में, अप्रोप्रिएट टाइम और अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सीड विलेज कंसेप्ट है। यहाँ से लाइन सीड विलेज कंसेप्ट, सीड बनाया जा रहा है विलेज, विलेज में ही बनाया जा रहा है, विलेजर्स को लेके और विलेज में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो ये बेस्ट डिस्क्राइब्स कर रहा है बी ऑप्शन, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी आप पढ़ लीजिएगा, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन बिना जाने हुए भी आप केवल और केवल ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन जो अगर आपको नहीं आते हैं तो उनके मीनिंग्स निकाल के उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा प्यास लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट program was launched during the 1996-97 to provide loan assistance to the poor farmers। ये कह रहा है कि पुअर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम चलाया गया था 1996 और 97 के बीच में। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, the Command Area Development Program was launched in 1974-75 for the development of water use efficiency। Yes, it is a correct answer। इसमें केवल बी आंसर सही है। अब देखिए यहाँ पे
Government of India has launched the Accelerator program in 1997 and this program was launched to give loan assistance to the state to help them. स्टेट को लोन दिया गया था, ना कि डायरेक्ट फार्मर्स को। ठीक है ना, ये पॉइंट थोड़ा था याद रखने वाला है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया गया है, किसको? पुअर फार्मर्स को नहीं, पुअर फार्मर्स को नहीं, स्टेट्स को दिया जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करता था इस प्रोग्राम के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है कमांड एरिया प्रोग्राम डेवलप program was launched at a centrally sponsored scheme. In this main objective of improving the utilization of irrigation potential and optimizing agriculture productivity and production from irrigated areas by integrating all functions related to the irrigation agriculture. ठीक है ना, ये कमांड एरिया प्रोग्राम जो था एग्रीकल्चर इरिगेशन से रिलेटेड था और वाटर यूज की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए था। ये स्टेटमेंट सही। ठीक है, बस इतना पढ़ लेंगे काफ़ी है, इतना बेसिक्स फंडामेंटल आपको पता होंगे, क्योंकि यूपीएससी भी जानता है इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। मोबाइल का बैटरी डाउन हो रहा है, मेरा मोबाइल भी इस समय खराब हो रहा है, पता नहीं क्यों चार्ज ही नहीं हो रहा है। मतलब पूरा रात भर लगा के रखता हूँ तो 20% चार्ज होता है। अब ये भी एक रीज़न है कि मैं वीडियोज नहीं बना पाता हूँ, जैसे कि लंबा वीडियो बनाना है बैटरी डाउन हो जाएगा। अभी शायद हो सके कि बीच में ही बैटरी डाउन हो जाए, तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि कवर अप करूँ। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है, व्हाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर। अब नीम कोटेड यूरिया को क्यों एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रहा है? क्योंकि इसकी करप्शन होते थे इसमें। यूरिया में अगर नीम कोटेड कर दिया है तो यूरिया किसी और काम के नहीं रह पाएगा, इसलिए इसको यूज किया गया था, केवल और केवल एग्रीकल्चर के लिए रह पाएगा। तो इसमें जो करप्शन होता था या लोग चोरी करते थे, जो मीडिएटर बीच में होते थे, उनसे बचाने के लिए किया गया था नीम कोटेड। ये एक रीजन था, और एक और भी रीजन है कि क्या करता है कि नीम कोटेड स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। मतलब वो नीम कोटेड लगा दिए गए तो सॉइल में जो जल्दी से खत्म हो जाता है, डिजोल्व हो जाता था, उसको स्लो कर देगा। मतलब धीरे धीरे यूरिया पौधों में जाएगा और पौधों तक पहुंचेगा, ताकि लीचिंग ना होकर बह के निकले नहीं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन था, और करप्शन को भी बचाने का था। तो वो ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी यहाँ पे देखिए मैंने और भी पॉइंट्स हैं, उसको मैंने यहाँ पे दे रखा है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है, लिंक से भी आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिसिंग द ड्रिप इरिगेशन। आप ड्रिप इरिगेशन के बारे में मैंने बता दिया। ड्रिप इरिगेशन देखिए रिपीट हो गया 3 बार, आप आ गया 11 से लेकर 16 के बीच में 3 बार आ गया। तो ड्रिप इरिगेशन से क्या फायदा है? रिडक्शन इन वीड्स, ज़्यादा खरपतवार नहीं होंगे। रिडक्शन इन द सॉइल सैलिनिटी, रिडक्शन इन द सॉइल इरोजन। अब इसमें कौन सा करता है? इसमें मेरे ख्याल से केवल और केवल C1 और 3, ठीक है ना। वीड्स को कम करता है, वीड्स मतलब खरपतवार कम करता है। सॉइल की सैलिनिटी को कैसे कम करेगा ये नहीं पता है, इसलिए 2 ऑप्शन नहीं होगा, केवल 1 और 3 होगा। सॉइल इरोजन को तो कम करेगा, तो इसका मतलब 3 तो होगा, ये 1 और 3 मतलब ये 2 तो खत्म। तो अब 1 और 3 में देखना 1 होगा कि नहीं। एस रिडक्शन इन वीड्स, खरपतवार को भी कम करता है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन से ज़्यादा इधर उधर पानी फैलता नहीं है, टू द पॉइंट जाता है। तो इसका बेसिक प्रैक्टिस आप लोग देखेंगे ड्रिप इरिगेशन के बारे में, तो आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी, इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, यहाँ कुछ मैंने स्टेटमेंट दे रखे हैं, आप इसको पढ़ लेंगे। कुछ वेबसाइट के लिंक दिए हैं, उस वेबसाइट के लिंक पे जाके आप इसके फंडामेंटल्स और क्लियर कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में ही है, विथ रेफरेंस टू द इनिशिएटिव्स ऑफ फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रोग्राम। जौ को मिलेट्स कहते हैं, ठीक है ना, हिंदी में जौ जो होता है। तो ये गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया का स्कीम था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो कह रहा है कि कौन कौन सा जो है इसका स्टेटमेंट जो है करेक्ट है इसके रिलेटेड, ठीक है ना। तो आई थिंक इसका C1 और 2 ऑप्शन करेक्ट है। पहला क्या है, दिस इनिशिएटिव्स एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट द इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन and post-harvest technology and to demonstrate value addition techniques
इन एन इंटीग्रेटेड मैनर विथ अ क्लस्टर अप्रोच। अब ये जो बात कही जा रही है, अब इस मान लो इसके बारे में आपको नहीं पता है क्या बात कह रहा है, लेकिन ये बात अपने आप में एक पॉजिटिव बात कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह से प्रोग्राम चलाया गया है जिसके पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्शन को टेक्नोलॉजी को लगा के क्लस्टर अप्रोच में, इसको इंटीग्रेटेड मैनर में इसमें ऐसा किया जाए ताकि ऐसा पोस्ट हार्वेस्ट इम्प्रूव किया जाए पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्शन को। तो ये स्टेटमेंट सही सही लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या कह रहा है, पुअर स्मॉल मार्जिनल एंड ट्राइबल फार्मर्स हैव अ लार्जर स्टेक इन दिस स्कीम। अब ये फैक्ट है, ठीक है ना, और फैक्ट है तो हम नहीं बता सकते कि फैक्ट में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, तो थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को होल्ड रखते हैं। लेकिन इसमें क्या किया, सब सारे एग्रीकल्चर्स को ले लिया, पुअर स्मॉल और मार्जिनल एंड ट्राइबल फार्मर्स हैव अ लार्जर स्टेक इन दिस स्कीम। अब मिलेट्स ये सारे गरीब लोग ही उगाते हैं जो, तो हो सकता है इस स्टेटमेंट को रोकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज टू इंकरेज फार्मर्स ऑफ अ कमर्शियल क्रॉप to shift to millets cultivation by offering them free kits of critical inputs of nutrients and micro irrigation equipment। ये देखिए फ्री वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ये फ्री वर्ड की वजह से ये गलत है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोई फ्री ऑफर नहीं देगा कि आप कमर्शियल क्रॉप से शिफ्ट होके आप मिलेट क्रॉप्स में जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कमर्शियल क्रॉप्स का अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा काफ़ी एक्सट्रीम लग रहा है, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग काटेंगे और 1 और 2 को केवल सही करेंगे। लेकिन अब जब अपन को पता चल गया कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इट्स इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन प्रोग्राम जो है, इसको अपन जाके पढ़ लेंगे और नोट्स बना के रखेंगे। बाकी 2 स्टेटमेंट तो हमको यहाँ पे मिल गया कि ये 1 और 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है सी। तो इसको तो यहाँ पे तैयार कर लेंगे, यहाँ पे जो स्पेस मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ा है, आप गूगल पे करके थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बाकी 2-3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, थोड़ा बहुत डिटेल्स इसको भी आप पढ़ लेंगे, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन था मैंने यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, ठीक है ना। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द, मतलब देखिए हर साल क्वेश्चन पूछे, कोई ऐसा ये नहीं है जिस साल गैप हुआ है इससे, ठीक है ना। 2017 में क्या पूछना, व्हाट इज आर द एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को लॉन्च करने का क्या फायदा होगा, हुआ और एडवांटेज है इस स्कीम का, इसको पढ़ेंगे। इट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। एस, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ऑल इंडिया ऐसा बनाया गया है पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग के लिए, एंड इट प्रोवाइड्स द फार्मर्स access to the nationwide market with a price commensurate with the quality of their produce। मतलब पूरे इंडिया में जितने भी फार्मर्स हैं उनको ये प्राइस जो उनको अच्छे प्रोडक्ट्स की अच्छे प्राइस मिल सके, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, देता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो कि पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इंटरनेट के थ्रू एग्रीकल्चर कमोडिटीज को अपने वो सेल आउट कर सकते हैं प्राइस देख के कि कहाँ पे अच्छी प्राइस मिल रही है, ठीक है। अभी नाम के बारे में क्वेश्चन पूछा है, अब नाम से रिलेटेड ई नाम एक स्कीम आया, उससे क्वेश्चन पूछ दिया यूपीएससी नेक्स्ट ईयर में, देखिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। 2017 में क्वेश्चन पूछा है नाम, देखिए 18 या 19 में पूछ दिया नाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशन वाइड सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम। अब सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम का क्या फायदे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, आप लोग इसको देख लेंगे। इसका ऑप्शन दिया हुआ है B31 में, चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन फार्म्स लैंड, ठीक है ना। ये सोयल हेल्थ कार्ड से ये पता चलता है कि किस जमीन को ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं दिया जाए, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर दिया जाए ताकि जमीन की जो उर्वरता है वो खराब ना हो, ठीक है ना। एक्सपेंडिंग द कल्टीवेशन एरिया अंडर द इरिगेशन, मतलब कल्टीवेशन एरिया जो एक्सपेंडिंग द कल्टीवेटेबल एरिया अंडर द इरिगेशन, नहीं ये नहीं है स्टेटमेंट में, सोयल से रिलेटेड है, सोयल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड है, तो सोयल की हेल्थ के बारे में है।
इनेबलिंग द बैंक्स टू असेस द क्वांटम ऑफ लोन, नहीं बैंक को क्यों इनेबल करेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, केवल और केवल थर्ड स्टेटमेंट सही है इसमें, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। और भी सॉइल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड आप पढ़ लेंगे बेसिक्स फंडामेंटल्स, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने 2-3 पॉइंट दिए हुए हैं, नहीं तो यहाँ पे फिर भी आप नोट डाउन कर लेंगे और उसको तैयार कर लेंगे। ये एक कम से कम 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 17 में ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एक और, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन हेल्प वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। बहुत क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है कि वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करने के लिए कौन कौन सा प्रोग्राम हेल्प करेगा। रिड्यूस और जीरो टिलेज एस हमने पढ़ा था, ये वाटर कंजर्वेशन हेल्प करता है। अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेटिंग द फील्ड, अब ये ऑप्शन थोड़ा सा अपन सोचना पड़ेगा, इसको होल्ड करते हैं। तीसरा है अलोइंग क्रॉप रेजिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड। क्रॉप रेजिड्यू क्या होते हैं कि जो खेती के बाद जो उसमें खरपतवार रह जाते हैं उनको क्रॉप रेजिड्यू कहते हैं, उसको वहीं खेतों में ही रहने दिया जाए तो उससे वाटर कंजर्वेशन क्या होगा, वाटर बह के निकलेगा नहीं, पानी होगा, बारिश होगा या जो भी इरिगेशन में दे रहे हैं, तो उन खरपतवार की वजह से वो क्या रह जाएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा पानी, और बह के निकलेगा नहीं, वाटर कंजर्वेशन। अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेटिंग द फील्ड, जिप्सम अप्लाई करते हैं तो उससे भी क्या होती है, कंजर्वेशन होता है वाटर का। ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट हमें नहीं पता था लेकिन 1 और 3 सही हो रहा था, दूसरे के बारे में अपन याद कर लेंगे इस ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स मैंने दिया है, उसके बारे में आप लोग देख लेंगे। 2018 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए हर साल में बोला क्वेश्चन आ रहा है और 18 में आ गया। मोबाइल का बैटरी शायद डाउन हो रहा है मेरा, 3% और बचा हुआ है, बट मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि कर लूँ। विथ रेफरेंस टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब देखिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इस टॉपिक को प्लीज आप लोग तैयार कर दीजिएगा, क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक NPOP is operated under the guidelines and the direction of Ministry of Rural Development। ये लो क्वेश्चन ही मैंने खा गया, केवल ये ऑप्शन पड़ा है। चलो इस क्वेश्चन में एरर है, अच्छा नहीं 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 है ये स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट है और थोड़ा सा इसमें इसका सेटिंग करने में थोड़ा दिक्कत हुआ है। ये पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है ना। दूसरा है अपेडा फंक्शन एज द सेक्रेटरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन MPOP, ठीक है ना। सिक्किम हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट, यस ये तीसरा स्टेटमेंट है, ये तीसरा स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, इसका मतलब ये वाला गलत है और BCD में तीनों में से कहीं, मतलब तीनों को तीनों स्टेटमेंट सही लीजिए। NPOP इज ऑपरेटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट चाहिए। अपेड़ा फंक्शन एज द सेक्रेटरीट फॉर द NPOP, ये भी सही है, और सिक्किम इज द फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट, यस तीनों स्टेटमेंट इज करेक्ट, डी इज आंसर। अब इसमें क्या क्या आपका होमवर्क क्या रहेगा, NPOP के बारे में पढ़ लेंगे, अपेडा के बारे में पढ़ लेंगे, इन दोनों का रिलेशंस पढ़ लेंगे, और जो ऑर्गेनिक स्टेट्स फर्स्ट है तो सेकंड देख लेंगे, थर्ड देख लेंगे, 3 स्टेट देख लेंगे, और कोई ऐसा न्यूज में अभी स्टेट रहा हो जो लार्जेस्ट रहा हो, इस तरह का भी थोड़ा सा देख लेंगे जो अभी न्यूज में है। अब यहाँ जो खाली स्पेस जगह है यहाँ पे आप नोट्स बना लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में है, विथ रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर सोयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब एग्रीकल्चर सोयल से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया गया तो कहना है आपको, बताना है कि कौन सही है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर आपको बताना है। A high content of organic matter in the soil drastically reduces its water holding capacity। अरे ऑर्गेनिक मैटर होगा तो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा ना, कम कैसे करेगा,
गलत स्टेटमेंट। तो ये देखिए 1 कट तो अपने आप 1 2 ACD अपने आप B, इसका मतलब 2 से, और मैंने ऐसे ही किया था ये वाला सही क्वेश्चन, ठीक है ना। केवल और केवल थर्ड स्टेटमेंट, इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू द सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर। ऐसे NCERT जब पढ़ेंगे तो जो गुजरात का जो राजस्थान का जो मरुस्थल एरिया है वो सारे के सारे ओवर जो है ना ओवर इरिगेशन की वजह से जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया था उसमें ये इम्पैक्ट भी किया है कि ओवर इरिगेशन की वजह से वो एरिया क्या हो गया, सेलिनाइजेशन में कैन कंट्रीब्यूट टू द सेलिनाइजेशन, मतलब नमक नमक वाला बन गया, क्योंकि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन किया गया तो पानी के साथ साथ वो जो सैलिनिटी है वो भी आते गई और ज़मीन को क्या किया, नमक पूर्ण कर दिया, सेलिनाइज कर दिया। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। ये देखिए सल्फर साइकिल में सॉइल ऐसा थोड़ी हो सकता है, 2 स्टेप दूसरा स्टेप ऐसे ही गलत। इस क्वेश्चन को तो लॉजिकली सॉल्व किया जा सकता है बिना किसी पढ़े लिखे के। अब इसमें एक दिया है पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी was launched in 2013 as a response to the call at Rio Plus 20 to the support those countries wishing to embark on greener and more inclusive growth trajectory। ठीक है ना, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। देखिए मैंने यहाँ पे दे रखा है, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पेज वाले पॉइंट्स को यहीं पे पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने क्यों दिया है यहाँ पे, पेज से रिलेटेड है तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में ही, विथ रेफरेंस टू द जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड डेवलप इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट सही है मस्टर्ड से, GM मस्टर्ड से, ठीक है ना। तो इसमें इंडिया में ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, बी इसका केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। वो है GM मस्टर्ड हैज द जीन दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पोलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन के लिए भी जीन को अलाउ करता है, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, GM mustard has the genes of a soil bacterium that give the plant the property of pest resistance to wide variety of pests। नहीं, सॉइल बैक्टीरियम से का जीन्स नहीं होता है उसमें, ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन पेस्ट रेजिस्टेंस होता है, तो इसमें मिक्स ऑफ दिया गया है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, GM मस्टर्ड हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय AIRI एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। नहीं, अब देखिए UPSC AIRI से क्वेश्चन पूछ चुका है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और AIRI के बारे में होमवर्क मिल गया आपको यहाँ पे तैयार करके, एक खाली स्पेस में 2-4 पॉइंट लिख के रख लेंगे, क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से तैयार भी करना है, बाकी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए रखे हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ मैंने इसमें डिटेल्स दे रखे हैं। एक और क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द सर्कमस्टांसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एज्यूम्स सिग्निफिकेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से पॉइंट्स अंदर हैं। ये इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, पढ़ के एलिमिनेट कर सकते हैं। अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, मोनोकल्चर प्रैक्टिस करने से को अवॉइड किया जा सकता है, कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो सकता है, इसको होल्ड करते हैं स्टेटमेंट। एडॉप्टिंग द मिनिमम टिलेज, एस ये होना चाहिए, तो इसका मतलब 2 होना चाहिए, तो ये तो सही होना चाहिए, मतलब इसमें नहीं है 2 तो ये खत्म, अब ये BCD होना चाहिए आंसर सही, ठीक है। अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, ये तो थोड़ी ना अवॉइड किया जा सकता है, प्लांटेशन क्रॉप्स को कैसे अवॉइड किया जाता है। यूजिंग क्रॉप रेजिड्यू टू कवर सॉइल सरफेस, एस अभी हमने पहले स्टेटमेंट पढ़ा था, 2 and 4। 5 एडॉप्टिंग द स्पेशियल्स एंड टेम्पोरल क्रॉप सिक्वेंसेशन क्रॉप रोटेशन, एस क्रॉप रोटेशन हमें करना चाहिए। 2 4 5 इज द आंसर इज सी। देखिए हमने निकाल लिया इसका, हम बिना जाने भी इसको सॉल्व कर पाए, इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट 2018 का ये क्वेश्चन है, जिसका आंसर किसी के पास नहीं होगा, लेकिन इसको लॉजिक से सॉल्व किया जा सकता है। ये देखिए क्या है, एज पर द NSSO 17th राउंड
सिचुएशन स्टेटमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड कंसिडर एन स्टेटमेंट। कोई नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा भी होगा तो किसी को याद नहीं होगा जो इसमें इतना टफ है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को ऑप्शन से हम बहुत करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इस तरह के जो भी नए क्वेश्चन लगे ना, तो इनको छोड़ना नहीं, इनको पढ़ना है। स्टेटमेंट में यूपीएससी कहीं ना कहीं दिया रहता है आपको, उसको यही आईक्यू वाला क्वेश्चन है, आपका नॉलेज का क्वेश्चन नहीं है। यूपीएससी ने ना कहीं एनसीईआरटी में ना कोई स्टैंडर्ड बुक, और कोई ऐसा आया भी है 17 एनएसएसओ का 17 राउंड असेसमेंट सर्वे, तो कौन इतना सर्वे पड़ेगा? नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन। लेकिन लॉजिक से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। अब लॉजिक में देखिए क्या है, पहला स्टेटमेंट दिया है राजस्थान हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड अमंग द रूरल हाउस होल्ड। हमें नहीं पता है, इस स्टेटमेंट को होल्ड करता हो सकता है राजस्थान हाईएस्ट हो या नहीं, हो नहीं पता। आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन द कंट्री, कि जितने भी एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, जितने भी एग्रीकल्चर फैमिली हैं हमारे देश में, कह रहा है जितने भी हैं उनका लिटिल ओवर 60% बिलोंग टू द ओबीसी। मतलब 60% से ज्यादा ओबीसी से बिलोंग करते हैं। अपने आप फेक वेग स्टेटमेंट, 60% से ज्यादा लोग हमारे देश में एग्रीकल्चर ओबीसी कैटेगरी से, कैटेगरी कह रहा है चार ओबीसी। हम तो जानते हैं या तो लोअर क्लास के लोग एग्रीकल्चर में हैं या तो हाईएस्ट अपर क्लास के। तो हाईएस्ट में भी तो जैसे राजपूत ब्राह्मण है, वो लोग बड़े लेवल पे जमींदारी वाले बड़े बड़े खेती करते हैं, या तो लोअर ओबीसी तो या तो बिजनेस में है या तो ट्रेडिंग में है या तो छोटे मोटे कारोबार में। ओबीसी के परसेंटेज नहीं है। ये स्टेटमेंट आप लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हो। इकोनॉमी ज्योग्राफी या जिनका फंडामेंटल स्टैटिक्स क्लियर है वो इस क्वेश्चन को कहेंगे नहीं ये तो नहीं हो सकता है किसी हाल में। तो केवल दूसरे ऑप्शन को आप एलिमिनेट करेंगे, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। आंसर इज 1 and 3। इसी तरह से मैंने एग्जाम में भी सॉल्व किया था और इसी तरह से आपको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड ही बता दिया कि किस तरह से बिना जाने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2019 में देखिए हर साल क्वेश्चन आए, देख रहे हैं कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ईयर क्वेश्चन एलिमिनेट नहीं हुआ है, और किस तरह से हर साल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए यहाँ पे आ गया, विथ रेफरेंस टू द कल्टिवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन विच ऑफ द लास्ट 5 ईयर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। लास्ट 5 सालों में क्या क्या रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट दिया गया है। अब ये भी क्वेश्चन हम थोड़ा सा लॉजिक से सॉल्व करेंगे। लास्ट 5 सालों में अभी अंडर हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उससे सॉल्व होंगे। एरिया अंडर दाइस कंट्रीब्यूशन इज द हाईएस्ट, पता नहीं, चलो होल्ड करते हैं। एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ सॉयल सीड्स। ज्वार की खेती ऑयल सीड से ज्यादा होती है, पता नहीं, ये भी रोकते हैं। एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में तो कुछ ही हिस्सों में कॉटन होता है, लेकिन शुगर केन तो बहुत ज्यादा में। तीसरा स्टेटमेंट गलत लग रहा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नहीं, थर्ड स्टेटमेंट सही है। एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। यस, एरिया एरिया अंडर द शुगर केन कल्टीवेशन हैज स्टीडली डिक्रीज। अब कह रहा है कि शुगर केन का जो कल्टीवेशन है धीरे धीरे डिक्रीज हो, नहीं हम तो देख रहे हैं सबसे बढ़ा है धीरे धीरे, घटा कहाँ है। तो 4 स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो बी सी डी आर कट। अब देखिए इस तरह के स्टेटमेंट में कोई एक ऐसा स्टेटमेंट आपको पकड़ना होगा जो कि गलत होगा, और वो आपको ऑप्शन ला के देगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 1 and 3। अब यहाँ से हमें फैक्ट हमें तैयार भी हो गया, राइस जो है सबसे ज्यादा जमीन जो है कल्टिवेटेड एरिया है, ये भी हमें एक पॉइंट पता चल गया। अब इन पॉइंट्स को अपने आगे के एग्जाम में सॉल्व करने के हेल्प में ले लेंगे अगर 21, 22 या 23 में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोंग द एग्रीकल्चर कमोडिटी इंपोर्टेड बाय इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा किसको हमने इंपोर्ट किया है। तो देखिए अगर देखें, इस स्पाइसेस नहीं है तो हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, फ्रेश फ्रूट्स ये भी एक्सपोर्ट करते हैं, पल्सेज या वेजिटेबल ऑयल, दाल या तेल, या तो दाल हो सकता है या तेल हो सकता है। यस, वेजिटेबल ऑयल की हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। 2019 का क्वेश्चन है।
शायद 2020 का क्वेश्चन है क्या? शायद 2020 का क्वेश्चन। अब देखिए, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर? ये इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडिया, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। बताया ना, हम राइस पैदा करते हैं सबसे ज़्यादा। राइस पैदा सबसे ज़्यादा चाइना करता है, लेकिन एक्सपोर्ट करता है इंडिया। और यहाँ पे अच्छे अच्छे बासमती की चावल पैदा होती है, खाते हैं अमीर अमीर देश के लोग। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्टिसाइड से क्वेश्चन है। इन इंडिया यूज ऑफ द कार्बोफ्यूरॉन मिथाइल पैराथाइन पैथ्रोथ्राइफोस is viewed with the apprehension. These chemicals are used as a pesticides in agriculture. ये न्यूज में था, द हिंदू का आर्टिकल में था ये क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। पेस्टिसाइड्स ये टर्म दिया गया, कह रहा है किससे रिलेटेड है, तो पेस्टिसाइड से रिलेटेड। 19 है क्वेश्चन था, 2020 का शुरू हो रहा है। 2020 में क्या क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में फर्टिगेशन का क्या यूज है? तो फर्टिगेशन देखिए फर्टिलाइजर और इरिगेशन से मिलकर बना हुआ है। इसे क्या क्या यूज है? C134, 2 स्टेटमेंट गलत है इसमें। एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। थोड़ा सा थक गया हूँ, सॉरी, टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। Efficient application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizer is possible। नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट है, इसको छोड़ के बाकी सारे सही हैं। 1, 3, 4 सी इज द आंसर, 2 इज द करेक्ट। अब इस फैक्ट को थोड़ा सा तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे। कंट्रोलिंग द एल्केनिटी ऑफ द इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। एस। increase the availability of nutrients plant to be possible। as reduction of a leaching of a chemical nutrients is possible। ठीक है, ये देखिए लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये अवेलेबिलिटी, ये सारे स्टेटमेंट जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही स्टेटमेंट से उठा के यहाँ पे डाले गए। ठीक है ना, अगर देखेंगे आप तो ये सारे स्टेटमेंट हमने पढ़े हैं अभी सारे क्वेश्चंस में। और एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट का ये स्टेटमेंट एक बना के डाला गया है, क्योंकि थोड़ा सा फैक्ट भी लग रहा है। देखेंगे जो ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ होगा उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे या इसको काट के चलेंगे ऑप्शंस में, ठीक है ना। With reference to the chemical fertilization in India, consider the following statement। कौन सा सही है? केमिकल फर्टिलाइजेशन इंडिया से रिलेटेड कौन कौन सा सही? 20 का क्वेश्चन। At present, the retail price of chemical fertilizer is market driven and not administered by government of India। Yes, yes it is। No, sorry, ये गवर्नमेंट ड्रिवन है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है फर्टिलाइजर्स के जो भी प्राइस है, यूरिया वगैरह, ठीक है ना। ये पर मार्केट ड्रिवन नहीं। बी इज द करेक्ट आंसर, 2 and 3। अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैसेस। यस, नेचुरल गैस से बनाया जाता है अमोनिया। सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल ऑफ फॉर फॉस्फोरिक acid fertilizer is a byproduct of oil refinery। yes, नेचुरल गैस और ऑयल रिफाइनरी से किस तरह से फर्टिलाइजर बनाया सकते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट के रूप में, ये आपके नॉलेज इन्हांसमेंट में भी काम है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ जीरो टिलेज? देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, 20 में रिपीट हुआ, 11 से 20 के बीच में रिपीट हो, जीरो टिलेज के बारे में रिपीट हो गया। एडवांटेज क्या है? ठीक है ना, सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेजिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप्स। जीरो टिलेज के मतलब उसमें जिताई नहीं करना है, हाँ ठीक है। विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पेडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। एंड द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल। देखिए तीनों का तीनों स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड किस तरह से, समझ रहे हैं ना। देखिए वो 3 स्टेटमेंट जो है क्या प्रीवियस ईयर के
ऑप्शंस के स्टेटमेंट है, उठा के बना के कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे क्वेश्चन बना दिए। डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आई थिंक कितने क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बाप रे 20 में देखिए, बाप रे 20 में तो ज़्यादा ही क्वेश्चन है यार। विथ रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, देखिए पल्स और वेजिटेबल ऑयल, ये सारे ऑप्शंस में थे, उनके सारे पॉइंट्स को तैयार करना है। ब्लैक ग्राम देखिए ऑप्शन में था, कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी फसल, ऐसा है क्या? ये यस, खरीफ और रबी दोनों फसलों में ब्लैक काले चने को बनाया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। ग्रीन ग्राम एलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स, ऐसा तो नहीं हरा चना इंडिया में मतलब आधे से ज्यादा दाल के लिए यूज किया जाता है, गलत है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ऐसे ही वेग दिख रहा है तो अपने आप काट लेंगे, और ऐसे ही सॉल्व किया था मैंने, केवल ओनली वन आंसर इज करेक्ट। तीसरा भी पढ़ लेते हैं। इन द लास्ट 3 decades, while the production of kharif pulse has increased, the production of rabi pulse has decreased। कह रहा है कि खरीफ फसल का इंक्रीज हुआ है, रबी फसल का डिक्रीज किया है, ये हमें पता नहीं जानते, बट दूसरा स्टेटमेंट अपने आप को सॉल्व करा दे रहा है आपको क्वेश्चंस को, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट, इट रिक्वायर्स at least 210 frost free days, 50 to 100 centimeter of rainfall for its growth. A light, well-drained soil capable of retaining moisture is ideally suitable for cultivation of the crop. Which of the crop is it? अभी कह रहा है इसमें से किस क्रॉप के बारे में कह रहा है? दिस इज अबाउट कॉटन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें एक चीज लिखा है, हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट। अब इसमें से देखिए कौन सा ऐसा है जिसमें हार्ड फ्रॉस्ट इंजूरियस करेगा? कॉटन है, उसको ज्यादा हार्ड फ्रॉस्ट होंगे तो मतलब ओला गिरेगा तो खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाएगा। इसी लाइन से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, नहीं तो अदरवाइज मेरे को नहीं पता था। लेकिन आप क्रॉप्स के क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए मैंने बोला था, आप एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे या वहां से तैयार रहेगा तो हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने। With reference to the solar water pump, consider the following step. Solar water pump से related क्वेश्चन पूछ रहा है। Solar power can be used for running surface pump and not for submersible pump। ऐसा थोड़ा है कि इसके लिए यूज कर लो उसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं। सोलर पंप है किसी भी इलेक्ट्रिक इंपोर्ट के डिवाइस के लिए यूज कर सकते हैं। सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड नॉट फॉर द वंस विद अ पिस्टन। ये भी गलत है भाई, जिससे मर्जी उससे चला लो, दोनों स्टेटमेंट गलत। डी बेसिक्स आपकी क्लियर है तो आपको पता चल जाएगा भाई, सोलर एनर्जी से कोई भी चीज चला लो, किधर पिस्टन वाला चलाओ, कोई चला लो, हमें क्या मतलब, तो एनर्जी आपको दे रहा है, कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। अभी द रेफरेंस टू द करेंट ट्रेंड इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन, देखिए शुगर कैन यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक आ गया। इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहा है कि अभी करेंटली बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। चलिए पढ़ते हैं। A substantial saving is in seed material is made when bud chip seedling are raised in a nursery and transplanted in a main field। पता नहीं क्या कह रहा है। Substantial saving in seed material is made when bud chip seedling are raised in a nursery and transplanted in the main। मतलब कहीं से आप इसके फील्ड आपकी सीड्स को बना के फिर कहीं आके ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो कह रहा है रेफरेंस तो कंट्री कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऐसा पॉसिबल है क्या? सी 1 एंड एस ऐसा पॉसिबल है। शुगर कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग द सेटलिंग प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर, ठीक है, ये भी सही है। मतलब 1 एंड 4 सही आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 4। बाकी ऑप्शन हम लोग पढ़ ले रहे हैं कि क्यों नहीं सही है, किस तरह से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं एग्जाम में। When direct planting of sets is done, the germination percentage is better with a single bud sets as compared to the sets with many buds।
अब देखिए कंपेयर वाला जहां भी स्टेटमेंट है ना वहां काट देना, आप गलत कर देना, क्योंकि कंपेयरिंग वाला हमें इतना याद नहीं रहेगा और वो जरूरी नहीं कि वो सही हो, मैक्सिमम गलत होता है स्टेटमेंट जो भी बेसिक कंपेयर करता है। इफ बैड वेदर कंडीशन रिवील prevail when the sets are directly planted, single bird sets have better survival compared to large। ये भी टेक्निकल टर्म्स दे गया है, इसको हम हटा दें, ठीक है, लेकिन इसको तैयार कर लीजिएगा, ये पॉइंट्स हो सकता है कि एग्जाम में 21 में पूछा जा सके, ठीक है ना। तो ये शुगर कैंसिलेटेड 1 एंड 4 स्टेटमेंट सही है। बाकी और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनको मैंने यहाँ पे दिए हैं, प्लीज इनको याद कर लीजिएगा, ये आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द, अच्छा वही वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी 2 बार मैंने डाल दिया शायद। In context of India, which of the following are considered to be the practice of eco-friendly agriculture? Eco-friendly agriculture कौन सा होगा? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एस, अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाएंगे। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, एस, इसको भी करेंगे। टेंसियोमीटर यूज, ये नहीं पता हमें। वर्टिकल फार्मिंग, ये भी नहीं पता, तो इसका मतलब 1 एंड 2 तो है, तो 1 एंड 2 है, तो ये भी ये हो सकता है या तो डी हो सकता है। 3 4 का नहीं पता है, तो हम कह सकते हैं कि इट कैन बी इको फ्रेंडली। टेंसियोमीटर यूज कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, तो ये चारों का चारों स्टेटमेंट सही है, इसको याद कर लेंगे आपको कि टेंसियोमीटर और जो है वर्टिकल फार्मिंग क्या करता है, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आता है। बाकी तो 2 लॉजिक से आप सॉल्व कर पा रहे हैं, बाकी इस 2 ऑप्शन को आप याद कर लेंगे और एग्जाम 21 या 22 23 में जब भी आएंगे इनका यूज कर लेंगे। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर? देखिए यही क्वेश्चन 2011 का था, पहला क्वेश्चन था, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर कैन बी कंसीडर फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑल क्रॉप्स। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगा दिया किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पता नहीं। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, पता नहीं। फ्री इलेक्ट्रिक सप्लाई टू फार्मर्स, अब फ्री इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं, इसका मतलब पब्लिक इन्वेस्टमेंट किए हैं। वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स बाय बैंकिंग सिस्टम, सेटिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ, 6 वाला तो होगा ही, तो देखते हैं कौन सा है। 6 इसमें है और इसमें, इसका मतलब ये और बी तो गया, सी और डी है। सी और डी में क्या है, 2 3 भी है, 2 3 6 2 3 6 1 4 5 हम देखें 2 3 में क्या है, अब यहाँ से हेल्प ले लेंगे। 2 3 कंप्यूटराइजेशन ठीक है, सोशल कैपिटल, फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वेव ऑफ लोन नहीं रहे, इसका आंसर आ जाएगा सी 2 3 6। वेवर ऑफ लोन का मतलब होता है लोन माफी करना, वो तो गवर्नमेंट का पॉलिटी होता है, पॉलिटिक्स होता है, बैंकिंग सिस्टम नहीं करेगा, ठीक है ना। स्टील स्लैग्स कैन बी मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किस काम के यूज किया सकता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, एस। इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, एस। तीनों हो सकता है, सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग? बायोचार का क्या यूज है फार्मिंग में? तो इसका तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, याद कर लीजिएगा। बायो, अब इसका मतलब नोट्स मिल गया आपके पास बायोचार से रिलेटेड। बायोचार कैन बी यूज ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन द वर्टिकल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग में यूज हो सकता है। अब देखिए वर्टिकल फार्मिंग टर्म्स आ रहे हैं, वर्टिकल फार्मिंग जाके एक बार पढ़ लीजिए। When biochar is a part of the growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing microorganisms. नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ग्रोथ देता है। इन, ठीक है, पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम, इट इनेबल्स द मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्गर टाइम। 1 2 3 तो 4 स्टेटमेंट कहाँ से आ गया यार, सॉरी सॉरी 3 नहीं, 4 जेड,
ठीक है ना, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। बाप रे, 2020 में कितने क्वेश्चन पूछ गए हैं यार, मेरे को लग रहा है 8 से 10 क्वेश्चन पूछ दिए। कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज: स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप्स, इंस्पेक्टिंग द craters of active volcano, collecting the breath samples of spouting whales for DNA analysis. At present level technology, which of the following activities can be successfully carried out using drones? मतलब ड्रोन के यूज करके इनमें से किस किस फील्ड को एक्टिविटीज पे ध्यान रखा जा सकता है? सारे प्रोडक्ट्स कर रहे हैं भाई। स्प्रे पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया जा सकता है ड्रोन के द्वारा, वोल्केनो पे भी ध्यान रखा जा सकता है, और जो स्पॉटिंग वेल्स के डीएनए का भी निकाल सकते हैं। जब वो ड्रोन लगा दिया और वेल्स ने जब ऐसे आसमान में उड़ी तो उसके जो स्पॉट उसके मुंह से निकलते हैं, उसको डीएनए को भी कैप्चर किया जा सकता है। तीनों पॉसिबल है। वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ, अब हो गया ये सही है। स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों से बात। ठीक है, तो ये अब मैंने पूरा का पूरा कवर कर दिया, और शायद अब मोबाइल का बैटरी खत्म ही हो गया, 1% हो गया है। तो इसमें मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया, आपको एनालिसिस करा दिया, डिकोड कर दिया। इस तरह से आप इसको तैयार कर लीजिए, और मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए 20 में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए, मैं तो थक गया था क्वेश्चन पूछते। तो ये इन सारों का 11 से 19 तक का जो भी आए थे, उन सारों में से उठा उठा के ही क्वेश्चन बनाते। एक दो टर्म्स नए आए हुए हैं तो उनको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है ना। उस क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं, नॉलेज पे, लॉजिक से, अपने बेसिक्स फंडामेंटल क्लियरिटी से, और ऑप्शन एलिमिनेशन से, वो सारा चीज़ मैंने सिखा दिया आपको। और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग इसको जरूर देख के नोट्स बना लीजिए और उसको प्रिंट करके उस तरह से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसको एंड करता हूँ वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।